हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 6। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम। देखो, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ की हिस्ट्री पढ़ी थी, उसको डिटेल में हमने स्टडी किया था। आज मैं आपको मेजरमेंट ऑफ मास की स्टार्टिंग से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मास को मेजर किया कैसे जाता है, टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, पहले कैसे मेजर किया जाता था, आज कैसे मेजर किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो, और अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है 11th एंड 12th का तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके आगे मैं सभी टॉपिक्स बनाने वाली हूँ। ऑलरेडी 12th के भी टॉपिक्स में डाल रही हूँ इसके साथ साथ, और 11th का पूरा सिलेबस पूरे टॉपिक्स में इस चैनल पे डालने वाली हूँ। तो अगर आपको नया वीडियो देखना है तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। जब मैं नया वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं पूरा सिलेबस सीक्वेंस में ले रही हूँ, जो कि न्यू सिलेबस बनाया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने। वो न्यू सिलेबस के हिसाब से लिंक में सभी टॉपिक्स लिए हैं। जो बुक में है वो तो मैंने लिया ही है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कौन से टॉपिक्स की और ज़रूरत है और कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करना है वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मतलब हर एक टॉपिक मैंने बेसिक से लेकर डेप्थ तक एक्सप्लेन किए हैं। उसके साथ साथ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं एट द एंड ऑफ द सिलेबस, और बीच बीच में यूट्यूब के कुछ बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस भी मैंने ऐड किए हैं इस वीडियो में। तो बच्चों, हमें स्टडी करना है आज मेजरमेंट ऑफ मास क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले जो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का इन्वेंशन हुआ था वो थी लेंथ, मास एंड टाइम। सो मास इज ऑल्सो द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वो जो मास को हम लोग मेजर करते हैं, मतलब SI यूनिट है मास का, दैट इज़ द किलोग्राम। तो हमें सबको पता होना चाहिए कि ये किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 kg किसको कहा जाता है। एक्चुअली अर्लियर, मतलब पहले के ज़माने में जो कुछ भी मास को मेजरमेंट होता था वो किसी सब्सटेंस की या फिर जो भी चीज़ हमें मेजर करनी है उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता था। मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे उठाया जाता था और वो कितनी भारी है उसको, फिर वो भारी से वो लोग किलोग्राम, कितने किलोग्राम की है ऐसे मेजर करते थे। बट इससे एक्यूरेसी नहीं मिलती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसके ऊपर सभी कंट्रीज़ ने इकट्ठा होकर फिर कुछ सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन क्या था कि सभी साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया, मतलब एक सैंपल बनाया, जो कि प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर था। और वो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर को ही दूसरा नाम बिग के कहा जाता है और लीग्रैंड के भी कहा जाता है। तो ये जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर है, देखो मैं अभी आपको इमेज दिखाने वाली हूँ। उस इमेज में आपको ये दिखेगा प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर। तो देखो ये इमेज में आप लोग देख रहे हैं, ये सिलेंडर है। तो ऐसे ही 1 kg के बहुत सारे मासेस बनाए गए और सभी कंट्रीज़ में बांट दिए गए, और तभी से वही 1 kg का मास हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं 1 kg मेजरमेंट करने के लिए। तो देखो ये इमेज मैंने दिखाई है, इसको कहा जाता है प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर। तो क्या ये प्रोटोटाइप आज भी अवेलेबल है क्या? तो मेरा आंसर है येस, ये प्रोटोटाइप आज भी अवेलेबल है। वो कहाँ पे रखा है? देखो पेरिस में एक इंटरनेशनल ब्यूरो है फ्रांस में, तो ये सभी प्रोटोटाइप्स उसमें रखे जाते हैं। जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए एक रॉड है, स्टैंडर्ड रॉड है 1 मीटर का, वो भी वहाँ पे रखा है। और ये किलोग्राम का जो सिलेंडर है, ये प्रोटोटाइप है, वो भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवर्स नाम का जो शहर है, जो सिटी है नियर पेरिस फ्रांस, उसमें ये प्रोटोटाइप्स रखे हैं। और वो भी ऐसी कंडीशन में रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इमेज में वो ये जो प्रोटोटाइप है उसको बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा है, मतलब पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके, उसमें धूल मिट्टी ना लगे, पार्टिकल्स ना लगे, ऐसे ग्लास में पैक करके, डबल लेयर है ग्लास का, देखो इमेज में डबल लेयर में पैक करके इस प्रोटोटाइप पे
प्रोटोटाइप को रखा है सेफ मोड में, ताकि कुछ भी उसका जो मास है वो ना कम हो ना ज़्यादा हो, ये उसका मीनिंग है, उसके पर्पज़ से उसको ऐसे रखा है। बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट this cylinder pick up microparticles and found to be affected by atmosphere, so we could no longer be treated as constant. रिसेंटली साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो सिलेंडर है वो कुछ माइक्रो पार्टिकल्स को पिकअप कर रहा है और एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने उसका मास स्टैंडर्ड मास से जब कंपेयर करके देखा तो उनको पता चला कि ये जो मास है, जो सिलेंडर है, वो कुछ 50 माइक्रोग्राम से उसका मास चेंज हो गया है। 50 माइक्रोग्राम मतलब कितना, देखो 50, अपने आईलैश जो होती है, एक आईलैश का मास 50 माइक्रोग्राम होता है। तो इतने सालों बाद ये जो सिलेंडर है, ये जो प्रोटोटाइप है, उसका इतना मास चेंज हुआ। तो फिर उनको लगने लगा कि ये जो मास है इसको हम ज़्यादा देर तक एज अ कांस्टेंट यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये चेंज हो रहा है। तो अभी इन सबको टेंशन होने लगा कि अब करें क्या, कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करें जो कि लाइफ लॉन्ग रहेगा, बहुत दिनों तक उसका मास कांस्टेंट रहेगा और उसको एज अ स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट्स एंड मेजर्स एट BIPM हेल्ड ऑन 16 नवंबर 2018। और फिर इस जनरल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिसाइड किया कि आज से मास की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज होगी और फिर नई डेफिनेशन के लिए इन्वेंशन स्टार्ट हुआ और फिर नई डेफिनेशन बनाई गई। तो ये जो न्यू डेफिनेशन है ऑफ मास दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, ऑन द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, दैट इज़ ऑन 20 मई 2019 को। तो ये नई न्यू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड थी। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट और मास दोनों का क्या रिलेशन ऐसे डिफाइन हुआ है, देखते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि मास की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके बनाई गई। तो कैसे बनाई गई देखें। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। तो वो प्रॉपर्टी पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको वो वेट बैलेंस कैसे वर्क करता है वो बताऊंगी। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, किसी कंडक्टर में से जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं, तो इस कंडक्टर में से जब हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके अराउंड। मतलब जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। आप लोगों ने 10 तक पढ़ा होगा। तो जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेट के सभी रूल्स फॉलो करता है, इसीलिए मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। जब ये मैग्नेट के रूल्स फॉलो करता है, मतलब मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, इसका मतलब ये आयन को भी अट्रैक्ट करता होगा। आपको पता है कि मैग्नेट क्या करता है, आयन को अट्रैक्ट करता है। तो वैसे जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये आयन को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके उन्होंने वेट बैलेंस बनाया। तो वो वेट बैलेंस कैसा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, अभी जो वेइंग बैलेंस हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने अभी इमेज डाली है, ये वेइंग बैलेंस हम लोग हमेशा मास मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी दो साइड्स होती है, एक साइड में हम लोग जो स्टैंडर्ड मास होता है 1 kg का वो रखते हैं, और दूसरी साइड में जो सब्सटेंस हमें मेजर करना है वो हम लोग रखते हैं, और फिर दोनों साइड को बैलेंस करके वो मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो वेइंग बैलेंस वर्क करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और उस चीज़ का मास, मतलब mg का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ये वेट मेजर करते हैं। तो कुछ इस तरह ही वो वेट बैलेंस उन्होंने बनाया है। तो देखो बच्चों, ये वेट बैलेंस NIST में, नीस्ट में रखा है। NIST मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें ऐसा एक वेट बैलेंस बनाया गया जो कि अपना वेइंग बैलेंस होता है, सेम उसके जैसा ही दिखता है। तो इसमें भी दो साइड्स है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। तो ये दूसरी साइड जो है वो वेइंग मोड पे वर्क करती है, और ये जो साइड है वो वेलोसिटी मोड पे वर्क करती है। यहाँ पे उन्होंने एक मोटर फिट की है, इस साइड में एक मास पैन है और यहाँ पे एक कॉइल है
जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही है, मतलब ये कॉइल में से हम लोग करंट पास करने वाले हैं, तो वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगी। तो ये जो मोटर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोटर स्टार्ट करने के बाद ये मास पैन में एक 1 kg का स्टैंडर्ड रखा जाएगा, 1 kg का मास रखा जाएगा। तो ये मोटर स्टार्ट करने के बाद वेलोसिटी मोड एक्टिव होगा और ये 1 kg के मास को ऊपर की साइड में खींचेगी, तो इसको वेलोसिटी मिलेगी और वो इम्बैलेंस होगा। तो वेलोसिटी मिलने के बाद ये मास ऊपर चला जाएगा। तो ये कॉइल में जब हम करंट पास करेंगे और करंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, तो कितने अमाउंट में वो मास पैन को नीचे खींचेगा, उस अमाउंट ऑफ करंट को नोट डाउन किया जाएगा। मतलब सपोज इनिशियली मैंने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो मास पैन नीचे नहीं खींचा गया। अभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मास पैन अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पुल डाउन किया जा रहा है इस मास को। तो सपोज मैंने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया तो मास पुल डाउन नहीं हुआ, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ऐसे करंट बढ़ाते गए तो मास पुल डाउन होगा। तो कितने मैक्सिमम करंट को वो पुल डाउन होता है, उस अमाउंट ऑफ करंट को नोट डाउन किया जाएगा। तो ऐसे ये वर्क करता है वेट बैलेंस। देखो इसका वीडियो मैं डालने वाली हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, उसमें आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ठीक से समझ में आएगा। और ये बैलेंस व्हील है, जो कि ये मोटर और ये मास, जैसे अपना बैलेंस सेंटर में वो बैलेंस हैंड होता है, सेम वैसे ही ये बैलेंस व्हील काम कर रहा है। तो इसको ऑसिलेशंस मिलेंगे, वो अप डाउन पोजीशन में वैरी होता रहेगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें से करंट जो पास होगा, उस अमाउंट ऑफ करंट से 1 kg का स्टैंडर्ड डिफाइन किया है। तो अभी जो न्यू डेफिनेशन है दैट इज डिपेंड ऑन दिस करंट, जो ये कॉइल में से हम लोग करंट पास करने वाले हैं, वो करंट के ऊपर 1 kg की डेफिनेशन है। तो देखते हैं वो डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या। तो वो नई डेफिनेशन देखो क्या थी, द अमाउंट ऑफ करंट विच हैज़ टू बी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट टू पुल डाउन वन साइड ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस to balance the other side which holds one standard kg mass। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा है, वो जो कॉइल पैन के नीचे रखी है, वो कॉइल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, पुल डाउन करेगा वो बैलेंस को, जो 1 kg का मास है उसको। तो ऐसी न्यू डेफिनेशन बनाई गई किलोग्राम की। लेकिन ये जो किलोग्राम है वो हम लोग बड़े बड़े मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मुझे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का मास मेजर करना है तो क्या ये स्टैंडर्ड में यूज़ कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है नो। तो इसके लिए कौन सा यूनिट हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU। तो ये AMU क्या होता है, देखो जो कार्बन 12 एटम है, कार्बन 12 ही क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये जो है ये इनका बहुत ही वेरिएबल होते हैं इनके एटम्स, लेकिन कार्बन 12 बहुत ही स्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग कार्बन 12 के आइसोटोप्स लेते हैं। तो कार्बन 12 जो है उसके 1/12 अनएक्साइटेड एटम्स लिए जाते हैं। 1/12 अनएक्साइटेड एटम्स का जो मास होता है उस मास को हम लोग बोलते हैं AMU। मतलब कार्बन 12 के 1/12 अनएक्साइटेड एटम्स के मास को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। और इस 1 AMU को अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू होती है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये उसकी वैल्यू किलोग्राम में होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग ये यूनिट यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास की सभी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, ये उसके नोट्स है, नोट्स कॉपी कर लो मेजरमेंट ऑफ मास के। जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वो सभी मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो ये सभी कॉपी कर लो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बाद मेजरमेंट ऑफ मास। I want to focus on the Watt balance. It's actually now called a Kibble balance in honor of its inventor, Brian Kibble, who actually passed away in 2016.
You know, traditional balances work by equating the gravitational forces on objects in two pans. The Kibble balance looks kind of similar, but all of the balancing happens on the left-hand side, where a mass pan is attached to a coil of wire in a magnetic field. On the right-hand side is a motor. The whole apparatus is sealed and operated in vacuum. The balance operates in two modes, weighing mode and velocity mode, and both are required to determine Planck's constant. In weighing mode, a kilogram mass standard is placed on the mass pan, and then current is passed through the coil in the magnetic field and adjusted until the weight of the kilogram is equal and opposite to the electromagnetic force on the coil. The equation for this is mass times the local gravitational acceleration is equal to the magnetic field times the length of wire in the coil times the current flowing through. But luckily, the Kibble balance allows us to get around this problem using velocity mode. In velocity mode, the kilogram mass is lifted off the mass pan, and now the motor on the other side of the balance is used to move the coil back and forth at constant velocity through the magnetic field. This motion induces a voltage in the coil which is equal to the magnetic field times the length of wire in the coil times its velocity.